हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा भवन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी भाषा के विकास के अंतर्गत 8वीं अनुसूची और इससे संबंधित भाषाएं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। और इसके पहले आपको बताना चाहूँगा, ये जो भी क्लास है आपके लिए हाथों से तैयार किया गया नोट्स है और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे आप टेट देने जा रहे हो, सुपर टेट देने जा रहे हो, यूपी टेट या सी टेट देने जा रहे हो, या कोई अदर एग्ज़ाम जहाँ पर हिंदी पूछता हो, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। और जैसे ही हम लोगों का थ्योरी क्लास समाप्त होता है, तत्पश्चात हम लोग प्रैक्टिस सेशन यूपी टेट का चालू करेंगे। तो जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ जाएं, और आगे भी इसी तरह के और भी क्लासेस आते रहेंगी। ठीक, तो क्या है 8वीं अनुसूची? तो 8वीं अनुसूची जो है 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त के आधार पर किया गया है। यानी कि 8वीं अनुसूची में 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं की क्या है? सूची है। 8वीं अनुसूची में 22 मान्यता प्राप्त प्रादेशिक भाषाओं की क्या है? सूची है। 1950 में जब संविधान लागू हुआ 1950 में जब संविधान लागू हुआ तब 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 1950 में जब संविधान लागू हुआ तब 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, जो बाद में बढ़कर 22 हो गई। ठीक, तो पहले देख लीजिए 14 भाषाएं कौन कौन सी थी। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू थी। ठीक, बाद में सिंधी को 21वां संविधान संशोधन 1967 तत्पश्चात कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा शामिल किया गया। बाद में सिंधी को 21वां संविधान संशोधन 1967 तत्पश्चात कोंकणी, मणिपुर, नेपाली को 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा शामिल किया गया, जिससे इसकी संख्या क्या हो गई? 18 हो गई। ठीक, तदुपरांत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा शामिल किया गया। इस प्रकार टोटल संख्या कितनी हो गई? 22 हो गई। ठीक, अगला देखते हैं हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां, तो इसके अंतर्गत हम लोग पहले जानेंगे हिंदी भाषी क्षेत्र, या जिसको हिंदी क्षेत्र भी कहते हैं, या कहीं कहीं हिंदी पट्टी बोला जाता है, जिसे हिंदी बेल्ट, अंग्रेजी में उसको हिंदी बेल्ट कहते थे। हिंदी भाषी क्षेत्र, हिंदी क्षेत्र, हिंदी पट्टी। हिंदी जो है पश्चिम में अम्बाला से लेकर पुड़िया यानी कि बिहार, अम्बाला यानी हरियाणा से लेकर पश्चिम में पुड़िया बिहार तक, तथा उत्तर में बद्रीनाथ और केदारनाथ से लेकर उत्तराखंड से लेकर दक्षिण में खंडवा मध्य प्रदेश तक बोली जाती है। इन्हें हिंदी भाषी क्षेत्र या हिंदी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है।
देखिए उत्तर है दक्षिण, पूरब और पश्चिम। उत्तर में बद्रीनाथ, केदारनाथ उत्तराखंड से लेकर दक्षिण में खंडवा मध्य प्रदेश तक, पूरब में पुड़िया बिहार तक तथा अम्बाला, पश्चिम में अम्बाला हरियाणा तक हिंदी भाषी क्षेत्र है जहाँ पर हिंदी बोली जाती है। चलिए अगला, हिंदी कुल 9 राज्य तथा एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में बोली जाती है। यानी हिंदी कुल 9 राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है, जिसे हो गया उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में हिंदी बोली जाती है, जिसे हिंदी भाषी क्षेत्र कहते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हिंदी बोली जाती है। कुल 9 राज्य तथा एक केंद्र शासित प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, जिसे हिंदी भाषी क्षेत्र कहते हैं। बोली, तो बोली किसे कहते हैं? एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। छोटे क्षेत्र, एक तो छोटे क्षेत्र या सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। और बोली में जो है साहित्य रचना नहीं होती, बोली में साहित्य रचना नहीं होती। अगला है उपभाषा। अगर बोली में साहित्य रचना होने लगे, और क्षेत्र का विस्तार हो जाए तो वह बोली न रहकर उपभाषा बन जाती है। ठीक, तो उपभाषा क्या है? अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगे और उसका क्षेत्र विस्तार हो जाए तो वह बोली न रहकर उपभाषा बन जाती है। अगला है भाषा। साहित्यकार जब उस उपभाषा को अपने साहित्य के द्वारा परिनिष्ठित सर्वमान्य रूप प्रदान करता है तथा उसका क्षेत्र विस्तार हो जाता है तो वह भाषा कहलाने लगती है। एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं आती हैं तथा एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां आती हैं। एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं आती हैं तथा एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां आती हैं। भाषा साहित्यकार जब उस उपभाषा को अपने साहित्य के द्वारा परिनिष्ठित सर्वमान्य रूप प्रदान करता है तथा उसका क्षेत्र विस्तार हो जाता है तो वह भाषा कहलाने लगती है। एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं आती हैं तथा एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां आती हैं। लिपि, यहीं पर जान लेते हैं लिपि क्या है। उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति भाषा कहलाती है। देखिए भाषा क्या है, लिपि के अंतर्गत हम लोग देखेंगे तो उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति भाषा कहलाती है, जबकि लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति लिपि कहलाती है। यानी भाषा श्रव्य होती है, लिपि दृश्य होती है। भाषा श्रव्य होती है, लिपि दृश्य होती है। भाषा श्रव्य, लिपि दृश्य। भारत की सभी लिपियां क्या है? ब्राह्मी लिपि से निकलती है। जैसे सभी भाषाओं की जननी क्या है? संस्कृत है, उसी प्रकार सभी लिपियों की जननी क्या है? ब्राह्मी लिपि है। हिंदी देवनागरी लिपि के अंतर्गत आती है। हिंदी आपके देवनागरी लिपि के अंतर्गत आती है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान किसने कहा? प्रताप नारायण मिश्र ने। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? प्रताप नारायण मिश्र ने। आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन भी बजा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।